नजदीक में ओके, आवाज कम हो गया, शुरू हो गया, लाइव शुरू हो गया, लाइव शुरू हो गया। जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। एमएन टीवी के फेसबुक पेज के लाइव में, औचक लाइव में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। कल नागपुर के इतिहास का बहुत बड़ा दिन था, यानी 5 अक्टूबर को दीक्षा भूमि पर लाखों लोग आए। इसके अलावा 6 अक्टूबर को भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा का एक बड़ा आंदोलन, नागपुर के इतिहास का अगर कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, बहुत बड़ा आंदोलन 6 अक्टूबर को यानी कल हुआ है। पुलिस के इतिहास में भी ये बड़ा आंदोलन था, क्योंकि पुलिस के इतिहास में अब तक इतने लोगों के डिटेंशन, यानी लोगों को ऐतिहासिक रूप में जो हिरासत में लिया जाता है, वो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को कभी भी हिरासत में नहीं लिया गया था। पुलिस के ही आंकड़ों को अगर हम सामने रखें तो लगभग 45,000 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने कल डिटेन किया था। आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा का था। उनका आंदोलन, उनका एक मोर्चा संघ मुख्यालय पर यानी आरएसएस के मुख्यालय पर जाने वाला था, लेकिन पुलिस परमिशन और हाईकोर्ट की तरफ से भी परमिशन नहीं आने के बाद उन्होंने इंदौरा चौक में, नागपुर के जो बड़ा चौक है, वहां पर लोगों को इकट्ठा किया। और पुलिस एक तरफ आंदोलनकारी अपनी कार्रवाई कर रही थी, दूसरी तरफ पुलिस भी अपनी कार्रवाई में जुटी हुई थी। इसी कार्रवाई में पुलिस ने भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब को भी डिटेन किया था, और जिससे परिस्थिति बहुत अनियंत्रित हो गई थी। पुलिस ने उनको डिटेन किया, फिर शाम तक उनको छोड़ दिया। वो बाहर आ गए और बाहर आने के बाद उन्होंने जो अपील किया, उसके बाद आंदोलन शांत हो गया। सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों की ओर जाने लगे। आज हमारे साथ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब है। हम एमएन टीवी पर उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कल जो आपका आंदोलन हुआ, उसके बारे में चर्चा चलाई जा रही थी और अभी भी वो चर्चा बरकरार है कि आपको परमिशन ना होने के बाद भी जोर जबरदस्ती से आपने लोगों को नागपुर में बुलाया, और जिसकी वजह से कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है वो खतरे में आ गई। क्या कहेंगे? सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले आंदोलन के समर्थन में फैसले दिए, और इस नज़ीर को हाई कोर्ट के द्वारा मान्यता दिया जाना चाहिए था। और ये बंधनकारक बात है हाई कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वो नज़ीर मानकर फैसला दे, मगर हाई कोर्ट ने ये फैसला नज़ीर मानकर नहीं दिया, बल्कि हाई कोर्ट की न्यायपालिका पर ये दबाव बनाकर और धमकी देकर ये फैसला करवाया गया, ऐसी मेरी राय बनी। इसकी वजह से मुझे ये फैसला करना पड़ा, और आंदोलन के बारे में प्रोटेस्ट करने के लिए लोगों को लगातार आने के लिए मैं कहता रहा। जी, पुलिस ने आपको डिटेन किया था, वो वीडियो तो कई सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने अब तक देख लिया है। पुलिस का व्यवहार आपके साथ में कैसा रहा, और असल में वहां मतलब आपके मन में क्या चल रहा था और वहां की परिस्थिति क्या थी जब आपको डिटेन किया गया? सबसे अहम बात तो ये है कि डिटेन करने का जो तरीका था, उस संबंध में, क्योंकि मैं एक कानून और संविधान को मानने वाला नागरिक हूँ, और लगातार कानून और संविधान को मानते हुए ही मैं काम करता हूँ, पहले भी करता रहा हूँ, और उसी को आधार बनाकर जब मैं कानून और संविधान को मानकर काम कर रहा हूँ, तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि पुलिस वाले भी कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करें। मगर पुलिस वालों ने कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने के बजाय गैर संवैधानिक तरीके से काम किया। पुलिस कमिश्नर ने लोक सत्ता को कहा, ऐसा लोक सत्ता ने लिखा कि वामन मेश्राम को नोटिस देकर के डिटेन किया गया। इसका मतलब है पुलिस कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने नहीं दिया, बल्कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड अवेलेबल है कि मैं पुलिस वालों को डिटेंशन करने के संबंध में अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो मुझे दे दो, मैं स्वेच्छा से आपके साथ आने की तैयार हूं।
मगर उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन में जाकर आपको देंगे, मगर पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने मुझे नहीं दिया। मुझे वापस जहां से मुझे उन्होंने अरेस्ट किया था वहां ला कर दिया, तब तक भी उन्होंने मुझे नहीं दिया। रात में फिर 8-9 बजे के बाद में आकर के फिर उन्होंने मुझे नोटिस देने का काम किया। और रिसीव करते वक्त हम लोगों ने रिसीविंग टाइम जो है हमने लिखा हुआ है, रिकॉर्ड में हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि पुलिस वालों ने हमें किसी प्रकार की नोटिस दिए बगैर डिटेन किया। तो पुलिस कमिश्नर जो है वो झूठ बोल रहे हैं, लोक सत्ता में ये बात साबित होती है। आप एक तो डिटेंशन की यानी डिटेंशन का कागज दिखाने की भी बात कर रहे थे, इसके अलावा आप एक और बात कर रहे थे कि आप पुलिस करने का अधिकार नहीं, ऐसा कानूनी प्रावधान है। इसके आधार पर मैं ये कह रहा था, और ये केस भी पुलिस वालों के खिलाफ, जिन पुलिस वालों ने ये इंक्रोचमेंट किया उनके खिलाफ ये केस करने का भी हमारे द्वारा हमने फैसला कर लिया है। ये केस भी लेकर जाया जाएगा। वो तो हम लोग जो इलीगल डिटेंशन का जो मामला है वो तो सुप्रीम कोर्ट तक हम लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। इसके अलावा जिन अधिकारियों ने ये कार्रवाई की उनके खिलाफ कार्रवाई करने तक की हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अभी हम लोग इसको अधूरे तरीके से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करता हूं। हम लोग संगठित रूप से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को ये काम हमने दे दिया है, वो काम चल रहा है। आपकी कानूनी कार्रवाई चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को जस्टिफिकेशन देने के लिए कहा कि इस निर्णय का जस्टिफिकेशन क्या है, और वो जस्टिफिकेशन अभी तक हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक फैसला दे दिया, फैसला देने के बाद जस्टिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे हो? क्या और फैसला देने के बाद भी जस्टिफिकेशन बाकी है? हाईकोर्ट में जब आपकी केस चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, तब पुलिस ने एक गुप्त लिफाफा जिसे कहा गया वो दिया, और उसमें ये लिखा था कि उनके पास में पर्याप्त पुलिस बल नहीं है। और कल हमने देखा, हम भी वहां मौजूद थे, हजारों की संख्या में पुलिस वहां पर मौजूद थी, तैनात थी। और केवल शहर में ही नहीं बल्कि नागपुर के जितने बॉर्डर्स है उन बॉर्डर पर पुलिस तैनात की गई थी। तो अचानक से कल, मतलब जब हाईकोर्ट में केस चल रही है तब तक पुलिस कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त बल नहीं है, और बिल्कुल आंदोलन के दिन उनके पास में इतने, मतलब 8,000 का आंकड़ा बताया जा रहा है। तो ये अचानक से उनके पास में कहां से? ये तो मैं नहीं बता सकता, है तो पुलिस कमिश्नर ही बता सकता है कि ये कहां से आया। लेकिन मैं इसके बारे में जो मैं अपनी राय बता सकता हूं वो बताना चाहता हूं कि पुलिस फोर्स जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होता है। तो पुलिस फोर्स को चाहिए कि नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए पुलिस फोर्स का उपयोग किया जाए। मगर यहाँ ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि पुलिस ने हमारे मौलिक अधिकारों को रोकने के लिए पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया। वो अगर चाहते तो जितना फोर्स उन्होंने 6 तारीख को हमें रोकने के लिए लगाया, उससे कम फोर्स में हमारी मोर्चा जो है आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाता और जाकर वापस आता और शांतिपूर्ण तरीके से सारा मामला निपट जाता। पुलिस और मीडिया दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप हिंसा करने के इरादे से या हिंसा करने वाले थे, ऐसा आप पर आरोप लगाया गया, पुलिस ने भी और मीडिया ने भी, जो खबरें सामने आई। क्या हिंसा करने की आपकी मंशा थी? मेरा जो संगठनात्मक इतिहास है 6 तारीख के पहला, वो हिंसा करने का है नहीं। और आज की 7 तारीख है, तो ये बात सिद्ध हो गई कि हम बिल्कुल भी हिंसा के पक्षधर नहीं हैं। यहां भी हमने संगठित रूप से यह साबित कर दिया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के पक्षधर है, क्योंकि आर्टिकल 19 में हमें इतना ही अधिकार बहाल है। संविधान में
आर्टिकल 19 के तहत हमें इतना ही अधिकार बहाल है, उतना ही अधिकार हम लोग उपभोग करना चाहते हैं। तो ये लोगों के मन में जो हम हिंसा करने वाले हैं, हिंसा करने का हमारा इरादा है, ये किस सबूत के आधार पर आया? क्योंकि पूर्व रिकॉर्ड है नहीं। शायद ऐसा हो सकता है कि पुलिस के सपने में शायद ये बात आई हो कि वामन मेहसा ऐसा शायद सपने में उन्होंने देखा हो। एक तो ये है, या तो आरएसएस के लोगों ने उनको बताया होगा और इन्होंने स्वीकार कर लिया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी बातें उन लोगों ने न्यायपालिका को भी बताई होगी और न्यायपालिका को गुमराह करके ये फैसले को करवाया होगा, ऐसा कहा जा सकता है। तो अब जो परिस्थितियां है ये तो सिद्ध कर रही है, ये प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। जो मैं कह रहा था वो सिद्ध हो गया कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरा इरादा शांतिपूर्ण तरीके से ही करने का है, कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही करने का है। मेरा पूर्व भी रिकॉर्ड ऐसे ही, आज भी रिकॉर्ड ऐसे, और इस बात को प्रूव कर दिया। आखिरकार कमिश्नर ने अपनी पूरी 8000 लोगों की फोर्स लगाकर भी जब वो शांति स्थापित करने में कामयाब नहीं हुए तो दौड़े दौड़े सदर पुलिस में मुझे मिलने के लिए आए और मुझे अपील करने के लिए कहा। तो मैंने कहा मैं ये तो यकीन, मैं तो शांति के पक्षधर हूं, मैं तो वीडियो में जरूर बनाऊंगा। पुलिस वालों ने आधा घंटा लेट कर दिया। मैं उसके पहले, अरे मैंने कहा एक एक मिनट ज्यादा खतरनाक होता है, आप जल्दी वीडियो बनाओ, मैं जल्दी करने के लिए तैयार हूं। पुलिस वालों ने आधा घंटा लेट कर दिया। क्या पुलिस इस बात की राह देख रही थी कि कुछ मतलब कुछ ऐसी घटना हो जाए और फिर आपको ब्लेम किया जाए, आपके आंदोलन को बदनाम किया जाए, इस वजह से वो आरएसएस के लोग ये चाहते थे कि हमारा और पुलिस का झगड़ा बड़े पैमाने पर बढ़ जाए, आपस में बढ़ जाए और फसाद हो जाए। ऐसा आरएसएस का इरादा था और उसकी गतिविधियों के आधार पर मैं ऐसा कह सकता हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें फैलाई। उनके बजरंग दल के लोग वो बोल रहे थे कि हम घुसेंगे। एक दिन पहले कहा कि आरएसएस के लोग उसमें घुसने वाले हैं। तो उनका इरादा हमारे आंदोलन में घुसकर फसाद करवाने का था, आंदोलन करवाने का था। वो तो जब मैंने 5 तारीख को एक नया ऐलान किया कि जो लोग शांति के विरोध में काम करेंगे, कानून और संविधान के विरोध में काम करेंगे, उनको हम पुलिस को हैंडओवर कर देंगे, तो बजरंग दल के लोग डर गए, आरएसएस के लोग डर गए कि इनके लोग तो प्रशिक्षित है, ये तो बराबर हम लोगों को पकड़ लेंगे और पुलिस को हैंडओवर करेंगे। इस वजह से आरएसएस और बजरंग दल वाले लोग जो है आपके आंदोलन में बिल्कुल भी नहीं आए। बल्कि मैं मौलिक रूप से आपको, मेरे पास में इसके सबूत है कि हमने 4 तारीख को ही फैसला किया। पीके मेश्राम इस बात के गवाह है, 4 तारीख को फैसला किया, मगर 4 तारीख से लोगों का आना जारी था। तो हम लोगों को आने के लिए लोग नहीं थे, हम लोग कह रहे थे जो आने का काम है वो जारी रखो। क्यों? जो आए हुए लोग हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, हमारा यकीन था, विश्वास था, और इस बात को हमने प्रूव कर दिया। इस बात को हमने प्रूव कर दिया। और 4 तारीख को हमने निर्णय किया था कि हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, मगर अगर वो समय पर हमारे फेवर में नहीं आता है तो हम लोग उस आंदोलन को स्थगित कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट आदेश देने के बाद वो मोर्चा हेडक्वार्टर पर लेकर जाने का जो हमारा मोर्चा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लेकर जाएंगे।
मैं आगे भी कहता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने की अनुमति दी तो मैं अपने उचित समय पर ये मोर्चा हर हालत में, हर स्थिति में लेकर जाऊंगा। हाईकोर्ट में जब केस चल रही थी, आपकी सुनवाई हो रही थी, उसमें जो घटनाक्रम है वो आपने पहले वाले इंटरव्यू में बताया है, लेकिन अभी कुछ नई जानकारी सामने आई हो वकीलों द्वारा? नहीं, ऐसी कोई नई जानकारी हमारे सामने नहीं आई। केवल एक बात मैं कहना चाहता हूं उस संदर्भ में कि पुलिस लोगों के द्वारा जो बातें जज साहब को या न्यायपालिका को कही गई वो न्यायपालिका को गुमराह करने वाली थी, ये बात प्रमाणित हो गई। पुलिस ने कहा था कि हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं है, तो ये बात प्रमाणित हो गई कि पुलिस वालों के पास पर्याप्त पुलिस बल था, तो उन्होंने न्यायपालिका को गुमराह किया। न्यायपालिका पुलिस वाले चाहते तो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए पुलिस फोर्स का उपयोग कर सकते थे। जब मुझे डिटेन करके पुलिस चौकी में, सदर पुलिस में लेके जाया गया और जब मैंने सारी बातें उनको समझाई तो पुलिस कमिश्नर जो एसीपी थे वो कह रहे थे कि नहीं आपकी बात सही है मगर डायलॉग होना चाहिए था, डायलॉग होना चाहिए था। मैं पुलिस वालों को यह कहना चाहता हूं कि यदि हमारा डायलॉग नहीं हुआ, क्या केवल इस आधार पर आपको संविधान के विरोध में काम करने का अधिकार है? क्या केवल इस आधार पर हमारी अनुमति कैंसिल करने का अधिकार है? मतलब आप इस अहंकार से कानून और संविधान के विरोध में काम करोगे कि वामन मेश्राम ने हमसे डायलॉग नहीं किया इसलिए हम उसके विरोध में हाई कोर्ट में और अनुमति ना देने का काम हमने किया। तो क्या पुलिस वाले अपने अहंकार के लिए काम कर रहे हैं या कानून और संविधान के लिए काम कर रहे हैं? क्या इसकी सैलरी उनको दी जाती है क्या, कि उनका अहंकार का तुष्टिकरण करने के लिए? वो तो डिपार्टमेंट ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है, कानून और संविधान को लागू करने के लिए है, अपने अहंकार की तुष्टि करने के लिए नहीं है। और जनता अपने गाड़ी कमाई का पैसा टैक्स के द्वारा उनको सैलरी में देता है, वो इसके लिए नहीं देता। नहीं हमारे साथ डायलॉग होना चाहिए था, नहीं हुआ तो क्या तुमको ऐसा अधिकार है? ये तो हैरान करने वाली बात है। महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने आपके आंदोलन को लेकर कुछ बातें कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार के आंदोलन किए जा रहे हैं और नागपुर का कल का जो आंदोलन आपका हुआ वह भी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ही किया गया है। तो क्या आप वाकई में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, लेने के लिए ही इस प्रकार से आंदोलन करते हैं और कल का आंदोलन भी उसी का हिस्सा था? मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एक आदमी जो राजनीति करता है वो दूसरों के ऊपर राजनीति करने का आरोप लगाता है। तो मुझे देवेंद्र फडणवीस के दिमाग पर और उसके बुद्धि पर दया आती है। अरे तुम राजनीति करते रहो, दूसरे लोग राजनीति करते हैं, उचित नहीं है, अनुचित है। मुझे ये बताओ, भारत के संविधान के अनुसार कोई भारत का नागरिक राजनीति करता है, किस कानून के तहत अनुचित है? एक तो हम राजनीति कर नहीं रहे, आप लोग आरएसएस के लोग हमारे आर्टिकल 19 के तहत हमारे कार्यक्रम होने नहीं दे रहे। आर्टिकल 19 जो संविधान का बहुत मौलिक अधिकार है होने नहीं दे रहे। कई मतलब उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और कई जगह नहीं होने दे रहे, उसके विरोध में है, ये हमने लिख कर दिया हुआ है। तो ये मौलिक बात डॉक्यूमेंट्री है, मतलब दिल्ली की बात, हरियाणा की बात, यूपी की बात, ये गलत है ऐसा तो कोई नहीं कह रहा है। जब ये बात सच है तो इसके विरोध में हमारा आंदोलन भी उसी मुद्दे के लिए है। अगर इससे फडणवीस को ऐसा लगता है कि इसका भाजपा के आने वाले चुनाव पर बुरा असर पड़ेगा तो फिर उनको पहले सोचना चाहिए ना, इस तरह का काम क्यों किया जाए है? या तो फिर हमें प्रवचन दिया जाए कि संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत नागरिकों को राजनीति करने का अधिकार नहीं है। तुम राजनीति करो और हम भजन गाओ
है? तुम्हारे लिए सत्ता की कुर्सियां जो है रिजर्व रहे और हम लोग केवल तुम्हें मांगने का काम करते रहे। अरे ये गधे लोग हम नहीं है, हम लोग गधे नहीं, हमको समझ में आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। न्यूज 18 लोकमत जो एक मराठी न्यूज चैनल है, उसने आज सुबह से ही आपके आंदोलन के बारे में, जो कल आपका आंदोलन है उसके बारे में कुछ खबरें चलाई है। उनके मुताबिक आपके आंदोलन में माओवादी लोगों का मतलब वो माओवादी लोग, उनके कैडर आपके आंदोलन को साथ सहयोग कर रहे थे, क्या वाकई में ऐसा है? जब इन लोगों को ऐसा लगा कि अरे ये तो पूरा साला वामन मेश्राम जैसा कहता था शांतिपूर्ण होगा, वैसे वैसे हुआ। वामन मेश्राम ने जो कहा वही बात साबित कर दिया वामन मेश्राम ने कि ये कानून और संविधान के दायरे में ही होगा, ये शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा। तो इससे जो हमारे आंदोलन की क्रेडिबिलिटी सारे देश भर में फैल गई, इसका रिकॉग्नाइजेशन सारे देश भर में फैल गया। मीडिया के द्वारा उल्टी पुल्टी बातें और खबरें चलाने के बाद भी हमारे लोगों के पास सही सही किस्म की जानकारी पहुंच गई और इसका परिणाम सारे देश भर में होता हुआ जब उन्होंने आकलन किया, तब बदनामी करने के लिए माओवादी का थ्योरी जो है इन्होंने लाया। एक अखबार ने ये हमारी बदनामी करने के लिए है। एक अखबार ने आपके आंदोलन को विफल भी बताया। बदनामी करने के लिए उन्होंने ये माओवादी की थ्योरी चलाई है लोकमत, तो ये डिफेमेशन का मामला है, इस पर डिफेमेशन की केस चलाई जाएगी। अगर लोकमत 48 घंटे के अंदर माफी मांग ले तो छोड़ देंगे, अगर नहीं करता है तो इसके विरोध में हम लोग हाई कोर्ट में और ये जहां भी क्रिमिनल केस संभव है कानूनी प्रक्रिया के तहत मैं अपने वकीलों को इस बात का आदेश देता हूं कि फौरी तौर पर यह कानूनी कार्रवाई शुरू करें। रहा सकाल के द्वारा कि ये हमारा आंदोलन विफल था, ऐसी खबर आप बोल रहे हो। यदि ये आंदोलन विफल था, अगर इसको सच माना जाए, तो पुलिस कमिश्नर सदर पुलिस चौकी में मुझे मिलने के लिए कहा गया। विफल था तो विफल होकर खत्म कर देना चाहिए था। पुलिस कमिश्नर इसलिए मिलने के लिए आया क्योंकि पुलिस कमिश्नर अपनी सारी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करने के बावजूद भी आंदोलन को काबू नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए मेरी मदद लेने के लिए पुलिस कमिश्नर सदर पुलिस चौकी में आए और पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा वो मुझे कहलवाए कि ये शांति की आप अपील करो। तो मैं तो शांति का ही पक्षधर हूं। मैं तो ये इस बात से मुझे आशंका थी कि हमारे लोगों का गुस्सा मेरे अरेस्ट करने की वजह से बढ़ गया, तो कहीं हिंसा ना हो, इसलिए मैं फौरी तौर पर शांति स्थापित करने के लिए मैं पुलिस वालों को राजी हो गया कि हाँ जल्दी करो। इसके बावजूद भी पुलिस वालों ने आधा घंटा लेट कर दिया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हमारे लोगों के द्वारा किसी प्रकार की कोई हिंसा हो, क्योंकि हिंसा से हमारी किसी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। ये मेरी विचारधारा है। हिंसा से हमारा आंदोलन आगे बढ़ने वाला नहीं है, हिंसा से हमारी बदनामी होती है, हिंसा से हमारे लोगों का मनोबल कमजोर हो जाता है। ये सारी बातें होती है तो फिर हमारा आंदोलन कैसे बढ़ेगा, ये तो मैं मौलिक रूप से जानता हूं। और हिंसा करने वाले आंदोलन भारत में कहां है, किधर है, कहां है वो? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देते। कहां है उनका कुछ है? हमारा 31 राज्यों में संगठन का प्रभाव है, और मैं ऐलानिया कहता हूं कि इस आंदोलन का आने वाले समय में 2030 तक इस देश की व्यवस्था को बहुत गहरा असर पड़ेगा, पड़ रहा है और भी ज्यादा पड़ेगा। ये पड़े इसीलिए तो हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि पड़ेगा तभी तो बदलाव होगा, तभी तो परिवर्तन होगा। और परिवर्तन तो हमारा लक्ष्य है, परिवर्तन तो हमारा उद्देश्य है। इसके लिए तो इतने वर्षों से हम लोग तपस्या कर रहे हैं, करोड़ों का लाखों लोगों के सपोर्ट के साथ में। वही न्यूज 18 जो है लोकमत, उन्होंने ये भी कहा कि आपके आंदोलन को भीमा कोरेगांव में जो दंगे हुए थे 1 जनवरी 2018 को, उसके साथ में जोड़ा,
और ये भी बताने की कोशिश की कि उसी प्रकार से हिंसा यहाँ पर आप करने वाले थे। जब पूना में वहाँ उन लोगों ने परिषद आयोजित की थी, उसमें बामसेफ के बोरकर गुट के लोग सहभागी थे जी। ये बात सबूत के साथ इंक्वायरी कमीशन के रिकॉर्ड में अवेलेबल है। पूना के किसी परिषद में हम लोग शामिल नहीं थे। बोरकर गुट बामसेफ के लोग शामिल थे और मुझे अभी तक पता नहीं कि बोरकर को अरेस्ट किया गया, मगर वो थे। बीडी बोरकर, भीमराव बोरकर जो है वो उसमें शामिल, उनका गुट शामिल था, मगर उसको अभी तक अरेस्ट किया गया ऐसी कोई जानकारी मेरे पास है नहीं है, मगर वो उसमें शामिल थे इसका मेरे पास में रिकॉर्ड अवेलेबल है। क्योंकि जयंत पटेल जो है इंक्वायरी कमीशन के चेयरमैन जो है, उसके वीडियो रिकॉर्ड में ये अवेलेबल है सबूत। वहां ये कहा गया हम उसमें शामिल नहीं थे, इसलिए उसका रेफरेंस हमारे लिए लागू नहीं होता है। हम उधर भी शामिल नहीं थे और इधर शामिल होने का मतलब ही नहीं। हमारी ही ताकत बहुत ज्यादा है, किसी की मदद की जरूरत नहीं हमें। हमारी जनशक्ति भी बहुत है। हमारे लोग चंदा देने के लिए मुझे लाइन लगाकर पैसा देते हैं। 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए 2000 रुपए तक लाइन लगाकर मुझे ऐलान करना पड़ता है कि बंद करो भाई, बंद करो भाई, मुझे नहीं चाहिए, बहुत हो गया। ये आंदोलन के लिए लोगों ने चंदा निकालकर, रिकॉर्ड हमारे पास है, चंदा निकालकर गाड़ियां बुक की। इसके अलावा 19 लाख रुपए का निधि उन्होंने हमको दिया। अपना तो किया ही किया, उसके अलावा निधि भी, आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण निधि का निधि भी दिया। हमारा 47 साल संगठन बनाने के लिए और उसमें ऐसे लोग लगाने के लिए। अरे रिटायर्ड होने के बाद भी लोग मुझे पैसा दे रहे। अरे तो होता है, नौकरी थे तो तब तो ठीक था, फिर भी रिटायर्ड होने के बाद भी दे रहे। बोलते मेरे को इतना इतना मिल रहा है तो मैं उसमें से आपको देता हूं। आंदोलन चलते रहना, आंदोलन चलते रहना चाहिए, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये तो लोकमत वालों ने हमारी बदनामी करने के लिए, इसके पीछे भी आरएसएस के लोगों का हाथ है, इसके पीछे भी आरएसएस के लोगों का हाथ है। क्योंकि आरएसएस के थेरी फसाद करने वाली बने विफल कर दिया, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने में कामयाब हो गए, और जो लाखों लोगों का क्राउड जो है वो सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा है। चैनल वाले नहीं दिखा रहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं उन्होंने तो सारे वीडियो जो सारे देश भर के लोगों, कई करोड़ लोगों को पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया, अमानवीय तरीके से अरेस्ट किया। पानी पीते पीते मेरा पानी उठा निकाल कर दिया, इतना अमानवीय तरीका अपनाया। और ऐसा सारा दुनिया ने देखा। इसकी वजह से सारे देश के लोगों में संताप है और सहानुभूति की लहर मेरे समर्थन में है। ये पुलिस के इस तरह के अमानवीय व्यवहार की वजह से हुआ। पुलिस को इसके बारे में सोचना चाहिए। इस तरीके से गांधी जी भी महान हो गए थे, मैं थोड़ी छोटा होने वाला है। अंग्रेज लोगों ने गांधी जी को बार बार जेल में डाला तो गांधी जी छोटे नहीं हुए, वो महान हो गए। तो मेरे को कोई नुकसान होने के बजाय पुलिस ने अमानवीय तरीके से डिटेन किया, इससे मुझे कम से कम आंदोलन से जितना फायदा होता उससे 10 गुना ज्यादा फायदा होता। मैं मेरे साथ अमानवीय व्यवहार करने के लिए पुलिस वालों को मैं धन्यवाद नहीं देता हूं। इसकी वजह से मेरा आंदोलन बढ़ाने में उन्होंने इनडायरेक्टली मदद करने का काम किया, ना समझी में और नादानी में मदद करने का काम किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता
और आपने हमें इंटरव्यू दिया, इसलिए हम भी आपको धन्यवाद देते हैं। ये थे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय पवन मिश्रम साहब। कल ही आंदोलन हुआ है और आंदोलन का जज्बा अभी भी कायम है और यह आंदोलन लगातार बढ़ते रहना चाहिए, यही बहुजन समाज की उम्मीद भी है। धन्यवाद।